गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोच ऑफ IAS ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग NCERT वाला क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर की मैं बात करूं तो उसमें मैंने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 6 के हिस्ट्री का। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में मैंने 3 टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था। पहला तो मैंने पढ़ाया था कि अबाउट द अर्लीस्ट पीपल। दूसरा मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था हाउ डू वी नो अबाउट द अर्ली पीपल। और थर्ड टॉपिक जो मैंने आप लोगों को कवर कराया था वो था कि चूजिंग द प्लेस टू लिव इन। तो ये 3 टॉपिक मैंने आप लोगों को कवर करा दिया था। उसके आगे का जो पोर्शन है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं स्लाइड थोड़ी देर के लिए ब्लैंक कर रहा हूं, आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आज का जो सेशन है उसमें 2 तरह के टॉपिक हैं। एक तो टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मैं फोकस करूँगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि स्टोरी टेलिंग मोड में आपको समझ में आ जाएगा। तो जो टॉपिक फोकस करने वाला नहीं है उस पर नॉर्मली मैं स्लाइड को जो है पढ़ के आप लोगों को समझा दूंगा, और जो पोर्शन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उस स्लाइड पे मैं रुकूंगा और आप लोगों को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? तो इसी मोड में जो है हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला जो आज टॉपिक हमको डिस्कस करना है वो है व्हाट इज साइट। साइट क्या होता है? तो साइट्स आर प्लेस्ड वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स लाइक टूल्स, पार्ट्स, बिल्डिंग वर फाउंड। एंशिएंट साइट की बात हो रही है यहाँ पे। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द एंशिएंट पीपल। मैं इसको हिंदी में पढ़ रहा हूँ। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कोई भी जो साइट होता है वो वैसा जगह होता है जहाँ पे एंशिएंट पीपल जो होते थे वो स्टे करते थे कुछ टाइम के लिए। तो होता क्या था बेसिकली कि वहाँ पे वो स्टे करते थे। ड्यूरिंग देयर स्टे वहाँ पे वो लोग स्टोन के टूल्स बनाते थे, कुछ पार्ट्स बनाते थे और अपने शेल्टर के लिए छोटा मोटा जो है वो घर भी बनाया करते थे। बाद में क्या होता था, चूंकि वो हंटर और गैदरर्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे, इसलिए जब एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे तो उस जगह को एज इट इज छोड़ देते थे। तो साइट का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी जगह जो एंशिएंट लोगों ने यूज किया और उसके बाद उसको छोड़ दिए, उसी को हम साइट कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें बहुत लंबा आपको समझना पड़े। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो साइट जहां पे एंशिएंट लोग रहते थे उसमें वो साइट जो है वो अर्थ के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, वो बीनीथ दी सरफेस भी हो सकता है, क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है कि वो मतलब अर्थ के नीचे चला जाता है, और वो पानी में भी हो सकता है। तो साइट के बारे में आपको 2 ही चीज़ें जाननी है। एक तो साइट वो जगह है जहाँ पे एंशिएंट लोग रहते थे, कुछ टाइम रहने के बाद वहाँ से वो लोग चले गए, वहाँ पे उन लोगों के टूल्स, पार्ट्स वगैरह या जो बिल्डिंग्स छोटा मोटा वो लोग बनाते थे उसके रेमिनेंट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है कि यहाँ पे लोग रहते थे। दूसरा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ये जानना है कि जो साइट्स जो होता है वो अर्थ सरफेस पे भी हो सकता है, दैट कैन बी ब्यूरिड अंडर दी अर्थ ऑल्सो, और वो जो है पानी के अंदर भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेज। अब देखिए, साइट्स की अगर बात आती है तो मैंने आप लोगों को जब मैप के थ्रू मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने आप लोग पढ़ा था चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, तो मैंने वहाँ पे आपको एंशिएंट साइट्स के बारे में बताया था। मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि भीमबेटका एक बहुत ही फेमस साइट है जो बेसिकली पालियोलिथिक एज का साइट है। इसी तरह से मैंने आप लोगों को
हंसी के बारे में बताया था, वो भी एक साइट है। मैंने आप लोगों को कुरनूल केव के बारे में बताया था, वो भी एक साइट है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे जो आपके क्लास 6 में दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। साइट का नाम वो है भीमबेटका, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। भीमबेटका देखिए, भीमबेटका में कुछ इस तरह के पेंटिंग्स मिले थे। ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो भीमबेटका के साइट पे मिले थे। सब कुछ पेंटिंग है, ठीक है। ये आपके क्लास 6 के बुक में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, भीमबेटका एक पालियोलिथिक साइट है जो कि प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो इससे अक्सर क्वेश्चन बनता है कि भीमबेटका साइट कहाँ पे प्रेजेंट है। पहला तो एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है। दूसरा, भीमबेटका के बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि आपको 3 या 4 साइट का नाम दे देगा, उसमें भीमबेटका का भी नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा एंशिएंट साइट है या कौन सा पालियोलिथिक एज का साइट है। तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें भीमबेटका का नाम देगा, तो ऑब्वियसली वो भीमबेटका होगा। तो तीसरा इंफॉर्मेशन इसके बारे में ये जानना है कि जो भीमबेटका साइट है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है ये बाद में समझने की चीज़ें हैं, बाद में डिस्कस करने की चीज़ें। यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन जानना है वो सिर्फ इतना जानना है कि भीमबेटका एक पालियोलिथिक साइट है। भीमबेटका जो साइट है वो बेसिकली मध्य प्रदेश स्टेट में सिचुएटेड है। तीसरा इंफॉर्मेशन आपको ये जानना है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसके अंदर इसका नाम लिस्टेड है। बेसिकली ये एक तरह का भीमबेटका जो साइट है वहाँ नेचुरल केव है, मतलब प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफाएं हैं। तो इस तरह के जगह का सिलेक्शन लोग क्यों करते थे? मेन रीजन ये था कि वो रेन हो गया, विंड हो गया या हीट या सन हो गया, उससे बचने के लिए करते थे। तो ये कारण था लोगों को इस तरह के साइट को चूज करने का। तीसरी चीज ये है कि आपको मैंने देखिए आप यहाँ पे मैंने लिखा है नर्मदा वैली के किनारे है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंशिएंट लोग जो थे वो अपने रहने के लिए उन्हीं जगह को सेलेक्ट करते थे जो ज़्यादातर नदियों के किनारे हुआ करते थे, क्योंकि वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जिसके बिना कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ज़्यादातर जो एंशिएंट साइट्स मिले हैं वो एंशिएंट साइट नदी के किनारे ही मिले हैं या ऐसे जगह पे मिले हैं जहां पर वाटर के सोर्स अवेलेबल हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत सिंपल सा इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज का जो क्लास है उसमें बहुत ही सिंपल से इंफॉर्मेशंस हैं जो भी हैं। तो मैं आपको जो है एक एक स्लाइड के हिसाब से वो इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा और आप समझ जाएंगे चीज़ों को। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज। आप थोड़ी देर स्लाइड देख लीजिए, आप लोगों के लिए आसान होगा समझने में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कुरनूल केव है। बेसिकली कुरनूल जो केव है वो कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। वहाँ पे जो एशेज होते हैं, एशेज मतलब राख, उसके ट्रेसेस मिले हैं, मतलब राख के साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन इसके बारे में ये जानना है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो एशेज के जो ट्रेसेस मिले हैं वो कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में मिला है। एक कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में जहाँ पे कुरनूल केव है वहीं पे एशेज के ट्रेसेस मिले हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन तो इसके बारे में ये जानना है। दूसरा क्या है कि देखिए अगर वहाँ से ऐश के अगर ट्रेसेस मिले हैं तो इसका मतलब कि वहाँ पे लोगों को फायर का नॉलेज तो था ही था। डेफिनेटली उन एंशिएंट लोगों को फायर का नॉलेज था, तभी वहाँ से जो है आग मतलब राख के साक्ष्य मिले हैं। तो उस समय जो है फायर का नॉलेज लोगों को था और साथ में ये पता चलता है कि प्रोबेबली जो है वो लोग
दो पत्थरों को आपस में रगड़ के, उसको रब करके फायर प्रोड्यूस करते थे, क्योंकि उस समय जो है फायर प्रोड्यूस करने के लिए और कोई मीडियम तो था नहीं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने यही चीज़ एज्यूम किया कि शायद दो पत्थरों को वो लोग रब करते होंगे, चाहे वो नेचुरल तरीके से भी अगर रब हो गया तो वहाँ पे फायर प्रोड्यूस हो जाता होगा। तो दूसरा इंफॉर्मेशन इसके बारे में ये जानना आपको। तीसरा इंफॉर्मेशन क्या जानना है कि ये लोग फायर का क्या क्या यूज करते थे। तो जहाँ तक यूज का सवाल है तो सबसे बड़ा यूज क्या होता है कि फायर को लाइटिंग के लिए यूज करते हैं, तो आग जलाते होंगे लोग प्रकाश के लिए, लाइटिंग के लिए। सेकंड क्या है कि जो भी वो फूड कंज्यूम करते थे, जैसे मीट वगैरह वो लोग खाते थे, फ्लैश वगैरह खाते थे, तो आग की खोज होने के बाद वो लोग उसको रोस्ट करके खाना शुरू कर दिए होंगे। तीसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि शायद वो लोग इस आग के थ्रू जो वाइल्ड एनिमल होते थे उनको भगाने के लिए यूज करते होंगे। तो ये इनके फायर्स के जो हैं एंशिएंट यूजेज हैं। तो इस पेज के ऊपर आपको तीन ही चीज जानना है। पहला कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में जो कुरनूल केव है वहाँ पे ऐश के ट्रेसेस मिलते हैं। दूसरा, उस समय शायद लोग फायर को प्रोड्यूस करने के लिए दो स्टोन को रब करते होंगे। और तीसरा, फायर का जो लोग यूज करते थे वो तीन पर्पज से करते होंगे, या तो लाइटिंग के लिए करते होंगे, या जो फ्लैश वगैरह होता है उसको रोस्ट करने के लिए करते होंगे, या शायद जो वाइल्ड एनिमल होते थे उनको स्केयर करने के लिए यूज करते होंगे। सो दैट वाज द यूज। बहुत सिंपल है ये चैप्टर। मैं आपको जितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब मैं आपको बताता चलूँगा, और आपको बस ऐसे ही स्टोरी टेलिंग मोड में इसको देखते जाना है। बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। चलिए, हाँ, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पार्ट को आप लोग गौर से देखिए और गौर से सुनिएगा भी, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लैंक करता हूँ, आप लोग देख लीजिए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्टोन एज था जिसको आप पाषाण काल बोलते हैं, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था। बेसिकली जो स्टोन एज था इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला पालियोलिथिक एज, पालियोलिथिक एज को हिंदी में बोलते हैं पूरा पाषाण काल। दूसरा मेसोलिथिक एज, हिंदी में बोलते हैं मध्य पाषाण काल। और तीसरा नियोलिथिक एज, जिसको हिंदी में बोलते हैं नव पाषाण काल। तो द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज इज पालियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब इनके पीरियड के बारे में देखते हैं। देखिए, जो भी पीरियड यहाँ पे लिखा गया है ये मैं एनसीईआरटी का रेफरेंस लेके लिखा हूँ। तो ऐसा कोई आप बोल सकते हैं कि वाटर टाइट चैम्बर नहीं होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट डेट है, इस डेट को आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। बस ये रखना है कि हाँ, इस पीरियड से इस पीरियड तक पालियोलिथिक एज था, ये मेसोलिथिक एज था। ये बहुत सारे बुक्स में वेरी करता है, सो डोंट गो फॉर दिस, ओके। ये पीसीएस और आईएएस में कभी इस तरह का डेट जो है डायरेक्ट डेट नहीं पूछता है। मैं आपको बताता हूँ, यूपीएससी या पीसीएस ऐसा कोई भी डेट या ऐसा कोई भी पीरियड नहीं पूछता है जिसमें बहुत सारा कन्फ्लिक्ट हो, ठीक है। तो इसलिए इस पीरियड को नहीं पूछता, बस आप जान लीजिए, आपको जानना है। तो पालियोलिथिक एज का जो पीरियड था उसको वो 2 मिलियन बीसी से लेके और अराउंड 10,000 बीसी तक था। बीसी एडी के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया है, आप जाके देख लीजिएगा। अगर मेसोलिथिक अगर एज के पीरियड की बात करें तो ये 10,000 बीसी से लेके और 8,000 बीसी के बीच में था। और अगर नियोलिथिक पीरियड के अगर एज की बात करें तो ये 8,000 बीसी के बाद शुरू होता है। पीरियड आप लोगों को क्लियर हो गया। अब पालियोलिथिक एज को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जो पूरा पाषाण काल है उसको अगेन 3 भाग में विभाजित किया जाता है। तो पूरा पाषाण काल यानी कि पालियोलिथिक एज के वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है अर्ली और लोअर पालियोलिथिक एज, जिसको हिंदी में बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। सेकेंड इसका क्या है पालियोलिथिक एज का? मिडिल पालियोलिथिक एज।
मध्यकालीन या मध्यपूरा पाषाण काल, और थर्ड क्या है, अपर पालियोलिथिक एज यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल। ये इंफॉर्मेशन क्रोनोलॉजी थोड़ा सा समझना जरूरी है, अदरवाइज कोई याद करने की जरूरत नहीं है। मैं फटाफट इस स्लाइड को जो है 1 मिनट में फिर से समअप कर देता हूं कि स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पालियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, पालियोलिथिक का जो पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 2 मिलियन से लेके और 10,000 BC तक। जो मेसोलिथिक एज था उसको 10,000 BC से लेके और 8,000 BC तक माना जाता है। जो नियोलिथिक एज था उसको 8,000 BC के बाद का पीरियड माना जाता है। पालियोलिथिक एज को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं लोअर पालियोलिथिक एज, फिर मिडिल पालियोलिथिक एज और उसके बाद लास्ट में अपर पालियोलिथिक एज। बस आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको ठीक से देख लीजिएगा, 1-2 बार में अपने आप याद हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग जो तीनों एज मैं आपको बताया हूं इनके कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि उस समय लोगों की कैसी लाइफ थी। ठीक है, किस किस तरह के चेंजेज हुए, कौन कौन से टूल्स यूज होते थे उस समय, लोग क्या करते थे उस टाइम। ठीक है, तो ये तीनों एज के बारे में हम लोग बहुत ही ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे जो क्लास 6 के बुक में दिया हुआ है। क्लियर? चलिए सबसे पहले बात करते हैं पालियोलिथिक एज की। थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिए, पालियोलिथिक एज के स्लाइड को मैं ब्लैंक कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये इंफॉर्मेशन है इसमें कि जो पालियोलिथिक जो वर्ड है, पालियोलिथिक जो वर्ड है ये 2 टर्म से मिलकर बना है। एक तो पालियो प्लस लिथोस। देखिए पालियो का मतलब ये होता है ओल्ड, वेरी ओल्ड। ठीक है, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। एक चीज क्लियर हो रहा है? तो ये जो एज है ये ओल्ड स्टोन से रिलेटेड एज है, इसीलिए कभी कभी पालियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है। ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग इनके पीरियड की। पीरियड का मैंने पीछे ही आपको बता दिया था कि पालियोलिथिक एज का जो पीरियड है वो 2 मिलियन BC से लेके और 10,000 BC तक वेरी करता है। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जानने वाला कि 2 मिलियन BC से लेके और 10,000 BC तक का जो एज है वो तो पूरा का पूरा पालियोलिथिक एज का ही कवर हो जाता है। अब 10,000 BC से लेके और 2020 AD जो अभी का समय है, मतलब ये सिर्फ 12,000 साल का समय हुआ। इट्स ओनली 12,000 ईयर्स। आप देखिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 मिलियन BC से लेके 10,000 BC तक। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एज हुआ, बहुत बड़ा पीरियड हुआ, तकरीबन 20 लाख साल से ज़्यादा हुआ। ठीक है, अब 10,000 BC से लेके और 2020 AD जो अभी चल रहा है ये मात्र 12,000 साल हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पालियोलिथिक एज है वो पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का लगभग 99% कवर करता है। ये सेकंड फैक्ट है आपका। तो ड्यू टू इट्स लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ पीरियड द पालियोलिथिक एज कवर्स अराउंड 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। सो दैट इज द सेकंड फैक्ट। अब तीसरे फैक्ट के बारे में जानते हैं। अब जो पालियोलिथिक एज में जो लोग होते थे वो ज़्यादातर नेचुरल जो स्टोन होता था, मतलब नेचर में जो स्टोन अवेलेबल रहता था उसको एज इट इज यूज करते थे, एज इट इज यूज करते थे। ज़्यादातर उस तरह के स्टोन को ये लोग सेलेक्ट करते थे जिस स्टोन में नेचुरल कटिंग एज हो। मतलब कहने का ये है कि ये लोग स्टोन के साथ किसी तरह का कोई काम नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि स्टोन में जो है एज बनाने के लिए ये शार्प करते हैं उसको, या जो स्टोन अवेलेबल है उसको तोड़ के छोटा बड़ा कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करते थे ये लोग। ये लोग नेचर में जो स्टोन पड़ा रहता था उन्हीं स्टोन को सेलेक्ट करते थे। ज़्यादातर उस तरह के स्टोन को सेलेक्ट करते थे जिन स्टोन एज में नेचुरली कटिंग एज बना रहता है। क्लियर हो रहा है? तो ये था आपका तीसरा इंफॉर्मेशन इसके बारे में। चौथा इंफॉर्मेशन ये मिलता है कि प्रोबेबली चूंकि वो लोग जो है फॉरेस्ट वगैरह में ही रहते थे, तो ऐसा जो है एज्यूम करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट
कि जो ट्री के ब्रांचेज होते हैं, ये देखिए, ये जो ट्री के ब्रांचेज होते हैं, जो ट्री के लीव्स वगैरह होते हैं, या जो स्टोन वगैरह होता है, उन्हीं सब का यूज करके ये लोग अपना शेल्टर बनाते थे, मतलब रहने के लिए आवास बनाते थे। तो पालियोलिथिक एज के बारे में आपको जो है 4 इंफॉर्मेशन जानना था। इस पे चारों इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। मैं खटाखट रिपीट कर दे रहा हूँ सारे इंफॉर्मेशन को। पालियोलिथिक एज में पहला जानने वाला चीज है कि पालियोलिथिक एज 2 टर्म से मिलकर बना है, पालियो प्लस लिथोस। पालियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथोस जो होता है उसका मतलब होता है स्टोन। तो ये ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है, यही कारण है कि इसको ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है। सेकंड इंफॉर्मेशन इसके बारे में जानना है कि इसका पीरियड 2 मिलियन से लेकर और 10,000 BC तक वेरी करता है। चूंकि ये पीरियड इतना लंबा स्ट्रेच है कि ये लगभग 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। तीसरा इंफॉर्मेशन क्या जानना है कि जो हंटिंग वगैरह के लिए लोग स्टोन वगैरह यूज करते थे, वो नेचर में जो स्टोन मिलता था उसको एज इट इज यूज करते थे। ज़्यादातर ये लोग ये ध्यान देते थे कि जो स्टोन नेचर के अंदर मिल रहा है उसमें कटिंग एज ऑलरेडी अवेलेबल हो। और चौथा इंफॉर्मेशन ये है कि ये रहने के लिए जो शेल्टर वगैरह बनाते थे, देखिए कुछ तो केव में रहते थे, केव के साथ साथ जो ये लोग शेल्टर वगैरह बनाते थे, चूंकि फॉरेस्ट में रहते थे तो वहाँ पे ये फॉरेस्ट के लीव्स, ब्रांचेज और स्टोन वगैरह यूज करते थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है इसके बारे में, पालियोलिथिक एज के बारे में। अब बात करते हैं मेसोलिथिक एज का। मैं स्क्रीन ब्लैंक कर रहा हूं, आप लोग थोड़ी देर के लिए देख लीजिए। चलिए, तो मेसोलिथिक एज जो था, इसके बारे में पहला जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये 10,000 BC से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब 10,000 BC कहिए या यहाँ स्लाइड पे लिखा हुआ है कि अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। तो अगर आज प्रेजेंट टाइम से आप 12,000 ईयर्स एगो देखेंगे तो 2000 AD वाला इधर और 10,000 BC वाला उधर, वो दोनों ऐड हो जाएगा तो 12,000 साल पहले से हो जाएगा। तो अगर पीरियड के टर्म में बोलेंगे तो 10,000 BC। तो 10,000 BC जो है वो आपका मेसोलिथिक पीरियड का बिगिनिंग माना जाता है, स्टार्ट माना जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे एक फिनोमिना हुआ था, एक नेचुरल फिनोमिना हुआ था। इस टाइम के मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वाज द इन्वायरमेंटल चेंजेस। जो मौसम था, जो जलवायु था, उसमें परिवर्तन हो रहा था। बेसिकली क्या हो रहा था कि जो इन्वायरमेंट था वो कोल्ड से हॉट की तरफ शिफ्ट हो रहा था। मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा, उल्टा मत समझ लीजिएगा। ठीक है, जो पालियोलिथिक एज जब खत्म हुआ और मेसोलिथिक एज जब स्टार्ट हुआ, उस समय इन्वायरमेंट में क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। और किस तरह का इन्वायरमेंटल शिफ्ट हुआ, तो उस समय जो वेदर था वो कोल्ड से हॉट की तरफ शिफ्ट हुआ। मतलब मौसम अब जो है वो थोड़ा क्या होने लगा, गर्म होने लगा। ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेशन तो ये है इसके बारे में जानने के लिए। दूसरा इंफॉर्मेशन है कि स्टोन टूल फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। इस समय जो स्टोन टूल मिलता था, जो भी स्टोन टूल्स मेसोलिथिक पीरियड में मिले हैं, वो पालियोलिथिक पीरियड में मिले हुए स्टोन टूल्स के कंपैरिजन में छोटा हुआ करता था। बेसिकली इसलिए छोटा होता था कि लोग इसके ऊपर, उस समय मेसोलिथिक पीरियड के लोग इसके ऊपर काम करते थे। वो लोग हैवी जो स्टोन होता था उसको तोड़ के और छोटा कर लेते थे। इसीलिए जो है इस एज को माइक्रोलिथ्स भी बोलते हैं, लघु पाषाण भी बोलते हैं। देखिए, पूरा पाषाण का मतलब कि पूरा पत्थर, और लघु पाषाण का मतलब कि छोटा स्टोन, माइक्रोलिथ्स। देखना, लिथ्स का मतलब होता है स्टोन और माइक्रो का मतलब छोटा। जैसे हो ना पालियो प्लस लिथ, तो ओल्ड स्टोन एज, ऐसे ही होता है माइक्रो प्लस लिथ्स। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ्स मतलब स्टोन। तो ये जो है, चूंकि इस पीरियड में लोग लाइटर स्टोन यूज करते थे,
टाइनी शेप का स्टोन यूज करते थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथ्स भी बोला जाता है। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि इस समय के जो लोग थे वो लोग स्टोन के ऊपर कटिंग एज तैयार करते थे, ठीक है, उसके ऊपर ये लोग काम करते थे, उसको छोटा करते थे, उसको शार्प करते थे। शार्प करने के साथ साथ क्या करते थे कि जो वुडन जो लकड़ी होता है, जो वुडन हैंडल होता है, उस हैंडल के ऊपर या जो डेड एनिमल होते हैं उनके बोन्स में भी इन स्टोन को बांध के वो लोग वेपन की तरह यूज करते थे हंट करने के लिए। देखिए मैं यहाँ पे फिगर दिखाया हूँ। ये लोग बेसिकली क्या करते थे कि जो स्टोन होता था, ये देखिए ये स्टोन है और ये वुडन हैंडल है, तो इसमें ये लोग क्या करते थे कि स्टोन को बांध देते थे वुडन हैंडल में और उसके बाद जो है उसको हंटिंग के लिए यूज करते थे। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? इसी तरह से जो बोन्स हुआ करता था, बोन्स के अंदर भी ये लोग जो है इसको बांधा करते थे। तो उनके अलग अलग जो टूल्स बताए थे उनमें अलग अलग नाम थे। आपके क्लास 6 के बुक में 2 ही टूल्स का नाम देता है, एक तो देता है सॉज का नाम और दूसरा देता है सिक्कल का नाम, ठीक है। तो आपको यही दोनों याद रखना अभी इसी स्टेज के ऊपर। देखिए यहां पे हिंदी में भी दिया है आरी और हसिया, हसिया और आरी, सॉज एंड सिक्कल्स। बाकी एक एडिशनल है, ये तो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि किस तरह के जो है मेसोलिथिक टूल हुआ करते थे। ब्लेड, कोर, नाइफ्स, चीजल्स, ट्रिंगल्स, ब्यूरिन, डैगर, पॉइंट्स, ठीक है। अभी ये सब बाद में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, नेक्स्ट जो क्लासेज होंगी, जो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आएंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना ही ध्यान में रखिए। तो इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन था वो खत्म होता है। चलिए अब नियोलिथिक एज की बात करते हैं। मैं स्क्रीन थोड़ा सा ब्लैंक कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। देखिए जो नियोलिथिक एज था, जैसा कि मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था कि 8000 बीसी के बाद नियोलिथिक एज स्टार्ट होता है, जिसको हिंदी में नव पाषाण काल बोलते हैं। इससे नाम से ही पता चलता है आपको। देखिए पाषाण काल में नया युग, नव पाषाण। नव पाषाण का मतलब क्या हुआ? नव मतलब नया और पाषाण मतलब पत्थरों वाला काल। नियो मतलब क्या होता है? नियो प्लस लिथिक। नियो मीन्स न्यू और लिथिक मतलब स्टोन। सो इसको जो है न्यू स्टोन एज भी बोला जाता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन क्लियर है आपको? तो पहला इंफॉर्मेशन ये जानना है कि ये न्यू स्टोन एज था। दूसरा इंफॉर्मेशन ये जानना है कि 8000 बीसी से ये पीरियड स्टार्ट हुआ था। तीसरा इंफॉर्मेशन आपको जानना है कि ड्यूरिंग नियोलिथिक एज द ग्रुप ऑफ हंटर्स लर्न अबाउट द एग्रीकल्चर ऑल्सो। इस पीरियड के दौरान जो शिकारी थे उन लोगों ने कृषि के बारे में भी जानकारी लेना प्रारंभ कर दिया। ऐसा नहीं था कि एग्रीकल्चर वाज फुल फ्लेज और फार्मिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बट एग्रीकल्चर जो है उसकी बिगनिंग स्टार्ट हो गई थी इन इट्स रॉ फॉर्म, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। एट फर्स्ट दे कलेक्टेड वाइल्ड क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड वाइल्ड एनिमल्स, बट लेटर ऑन they started to produce grains, fruits and vegetables from the seeds। तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया कि जो वाइल्ड सीड वगैरह या वाइल्ड क्रॉप का मतलब होता है जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं, उनको पहले इन लोगों ने इकट्ठा किया। और जो जंगली जानवर होते थे, जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे, उनको इन लोगों ने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। बट जैसे धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़े, फिर इन लोगों ने क्या किया कि ग्रेन्स और फ्रूट्स जो है, सीड्स मतलब जो बीज होता है, उससे खुद ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। देखिए ऑब्वियसली पहले इन लोगों ने जो है वाइल्ड सीड को गैदर किया होगा। गैदर करने के बाद इन्होंने देखा होगा
कि बार बार जो है उन वाइल्ड शीट को गैदर करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ रहा है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो है, अभी आगे मैं डोमेस्टिकेशन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कहीं ना कहीं जो है इन लोगों ने सीजन के साथ देख लिया होगा कि ये पर्टिकुलर जो ग्रेन है ये किस सीजन में ग्रो करता है। फिर उस पैटर्न को इन्होंने सीखा होगा और फिर सीड्स के हेल्प से वेजिटेबल, फ्रूट्स या ग्रेन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, तो इसमें जो है इतना ही 2-3 इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना है इस नवपाषाण युग मतलब नियोलिथिक एज के बारे में। अभी आगे जो है डोमेस्टिकेशन वाले पार्ट में काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ये एक डायग्राम है जो आप देख लीजिए, इसमें डोमेस्टिकेशन होता था, एग्रीकल्चर होता है। ये ब्यूरियल्स का मतलब ये होता है कि जो शव होते हैं उनको दफनाना, ये ब्यूरियल्स प्रैक्टिस बोलते हैं इसको। अटेम्प्ट का मतलब होता है कि एनिमल्स को अट्रैक्ट करना। और चूंकि ये लोग जो है जब से एग्रीकल्चर करना शुरू किए, ये लोग इकट्ठा रहना शुरू हो गए थे, मतलब एक ग्रुप में रहना शुरू कर दिए थे, तो इसलिए जो है कुछ विलेज सा कंसेप्ट यहाँ पे दिखने लगा था। इसके बारे में बहुत मतलब डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी क्लास 6 के लेवल पे इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इसके बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट वाले पे स्विच करते हैं। देखिए, नियोलिथिक एज के उससे कुछ प्लो मतलब होता है हल का भी एक एविडेंस मिला है। बेसिकली ये लोग क्या करते थे कि चूंकि इन लोगों ने फार्मिंग शुरू कर दिया था रॉ फॉर्म में, जो है मैंने बताया आपको कि पहले इन लोगों ने क्या किया कि जो वाइल्ड सीड वगैरह होते थे उसको कलेक्ट करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने जो है सीड्स के थ्रू ही वेजिटेबल और क्रॉप्स वगैरह उगाना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम में इन लोगों ने देखा होगा कि ज़मीन को खोदने के लिए कुछ ना कुछ हार्ड चीज़ चाहिए होगा, तो उसके लिए इन्होंने जो है प्लो को इन्वेंट किया। अब जो उस समय का जो प्लो हुआ करता था उसका ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, जो पॉइंटेड पार्ट हुआ करता था, ठीक है, ये कुछ एनिमल्स, एंटीलोप्स वगैरह जो एनिमल्स वगैरह होते थे उनके बोन्स को यहाँ पे लोग अटैच करते थे। इस वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे बोन अटैच होता था, ठीक है, और ये पार्ट ज़्यादातर वुडन का रहता था। इस पार्ट पे ये लोग स्टोन वगैरह भी यूज करते थे। तो इसके ऊपर जो है यही इंफॉर्मेशन है कि ये लोग कल्टीवेट करने के लिए जो प्लो यूज करते थे, उस प्लो के ऊपर जो है ये जो पॉइंटेड पार्ट होता था इसको या तो डेड एनिमल का बोन यूज करते थे या तो स्टोन वगैरह यूज करते थे, और ये वाला पार्ट जो होता था वुडन का हुआ करता था। ठीक है, आज भी अगर आप मॉडर्न एज में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट होता है हमारा वुडन वाला पार्ट ही होता है। ऐसा नहीं है, उस समय इस पार्ट पे भी वो लोग वुडन वगैरह यूज करते थे। बहुत बहुत रेयर होता था कि इस पार्ट पे करते थे। ज़्यादातर जो मिला है, जो एविडेंसेस मिले उसमें स्टोन या बोन्स वगैरह रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था, नियोलिथिक साइट्स का ही कंटिन्यूएशन था ये। देखिए, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, बदलती जलवायु। थोड़ा सा मैं स्क्रीन ब्लैंक कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जब मेसोलिथिक एज जब शुरू हुआ था, मेसोलिथिक पीरियड जब शुरू हुआ था 10,000 BC, यहाँ पे लिखा है देखिए 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले मतलब 10,000 BC। तो उस टाइम पे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ। चेंज कैसा हुआ? तो इन्वायरमेंट जो है पहले जो बहुत ज़्यादा कोल्ड था, अब वो थोड़ा थोड़ा वार्म होने लगा, थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत बड़े बड़े जो है ग्रासलैंड डेवलप होना शुरू हो गए। ग्रासलैंड का मतलब होता है घास के मैदान। अब चूंकि वार्म कंडीशन होने के कारण बड़े बड़े ग्रासलैंड डेवलप होना शुरू हो गए, तो अब जो ग्रास के ऊपर जो सर्वाइव करने वाले जो एनिमल्स थे, जैसे शिप, गोट्स, डियर, ठीक है, या बाकी जो आपके कैटल्स वगैरह होते हैं, तो
इस तरह के जो भी एनिमल्स थे जो ग्रास के ऊपर सरवाइव करते थे, उनके नंबर्स इंक्रीज होने लगे, वो बढ़ने लगे। अब चूंकि जो लोग थे वो एग्रीकल्चर तो अभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, अभी जिस एज में ये शुरू हुआ था उस समय तो खैर एग्रीकल्चर शुरू ही नहीं हुआ था, तो ज़्यादातर जो लोग थे वो हंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। तो चूंकि ये लोग हंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे, तो ये लोग उन एनिमल्स को फॉलो करना शुरू कर दिए। क्या होता था कि नए नए ग्रासलैंड डेवलप होना शुरू हो गए। जब नए नए ग्रासलैंड डेवलप होना शुरू हो गए तो जो डिफरेंट एनिमल्स थे वो एक जगह से जो है ग्रासलैंड की तरफ आने लगे, मीन्स सभी जो है मूव होके ग्रासलैंड की तरफ आने लगे। तो इन लोगों ने भी है उनको फॉलो करना शुरू कर दिया और अपना जो शेल्टर वगैरह था वो इन्हीं ग्रासलैंड के आसपास में बनाना शुरू कर दिया। तो ये आपका यहाँ पे पहले स्लाइड पे इंफॉर्मेशन है। ये स्लाइड अभी कंटिन्यू होगा आगे, जिसके बारे में मैं आप थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को। इस पे मैं फटाफट रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से। मैंने आपको दो बातें बताई कि जो एनवायरनमेंट था वो कोल्ड से वार्म की तरफ शिफ्ट होने लगा लगभग 10,000 BC के अराउंड। उसके बाद क्या हुआ कि बड़े बड़े ग्रासलैंड उसके कारण प्रोड्यूस होने लगे और इसके कारण उस पर सर्वाइव करने वाले जो एनिमल्स हैं जैसे शिप, गोट या कैटल्स वगैरह वो बढ़ने लगे और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे, बेसिकली उन जगहों पे जाने लगे जहाँ पे बड़े बड़े ग्रासलैंड मिलते हैं, जिसके कारण जो हंटर्स थे वो भी उनके पाथ को फॉलो करने लगे। वो उन्हीं जगह पे शिफ्ट होने लगे जहाँ पे वे जानवर जाते थे और उन्हीं जगह के आसपास इन लोगों ने अपना शेल्टर बनाना शुरू कर दिया। तो ये इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर। देखिए जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। देखिए हुआ क्या एक्चुअली कि जो लोग इन एनिमल्स को फॉलो करते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह, वो धीरे धीरे इन एनिमल्स के नेचर के बारे में जानना शुरू कर गए। उनको ये भी पता चल गया कि इन एनिमल्स का ब्रीडिंग वगैरह कब होता है, इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल वगैरह क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन इनको धीरे धीरे मिलने लगा। तो फिर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि इन्हीं एनिमल में से कुछ ऐसे एनिमल्स जो थोड़े जेंटल नेचर के हुआ करते थे उनको इन्होंने रियर करना शुरू कर दिया, मतलब इनका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। इनको जो है क्या किया, इनको देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूं कि स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्फ। जैसे जैसे इन एनिमल्स के लाइफ और पैटर्न के बारे में ये समझना शुरू कर दिए कि इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है, इनका ब्रीडिंग, इनमें जो है ब्रीडिंग वगैरह कब होता है, साथ में जो है इनमें से कौन सा एनिमल है जो जेंटल है, वाइल्ड नहीं है, उनमें से फिर इनको जो है वो लोग पालना पोसना शुरू कर दिए। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। अब एनिमल के साथ साथ इनका जो स्टेपल था, मीन्स जो इनका फूड था, उसमें फिश भी एक प्रोमिनेंट पार्ट हुआ करता था। फिश को भी ये लोग कंज्यूम करते थे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये थोड़ी स्टोरी टेलिंग टाइप की है, बस आपको स्लाइड देखना है, थोड़ा थोड़ा समझते जाना है। इन पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन टाइप का पार्ट है, बस आप देख लीजिए और जान लीजिए, ठीक है। जहाँ इम्फेसाइज करना है वहाँ मैं रोक के आपको सब कुछ बताऊँगा, उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। अब बात होता है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, स्लाइड को मैं ब्लैंक कर रहा हूँ। देखिए इस पीरियड में क्या हुआ था, दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेज इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ली एंड राइस ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसके डिफरेंट पार्ट्स पे कुछ सेलेक्टेड जो क्रॉप्स थे या जो कुछ सेलेक्टेड जो ग्रास थे, जैसे कि व्हीट, बार्ली और राइस वगैरह नेचुरली ग्रो होने लगे,
ठीक है, चूंकि क्लाइमेट शिफ्ट हुआ था, क्लाइमेट चेंज हुआ था, तो क्लाइमेट में चेंज होने के कारण कुछ अनाज या ग्रास जो थे वो नेचुरली क्या होने लगे, ग्रो होने लगे। अब क्या हुआ बेसिकली कि मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड एंड लर्न अबाउट वेयर दे ग्रीव एंड व्हेन दे रिपेंट। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो ये नेचुरली जो चीज़ें ग्रो करती थी उनको उस समय के लोगों ने इकट्ठा किया होगा खाने के लिए, और फिर धीरे धीरे जो है इस पैटर्न को समझना शुरू कर गए होंगे कि कौन सा क्रॉप कौन से जगह पे उगता है और कौन से सीजन में उगता है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? यही दो इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर, ये कंटिन्यूएशन में है, आगे भी इसमें इंफॉर्मेशन है। पहला इंफॉर्मेशन ये है कि चूंकि क्लाइमेट शिफ्ट हुआ था, तो क्लाइमेट शिफ्ट होने के कारण कुछ जो क्रॉप्स थे वो नेचुरली ग्रो होने लगे। अब जो लोग थे उन लोगों ने पहले उन क्रॉप्स वगैरह के सीड्स वगैरह इकट्ठा किया, ठीक है, और बाद में धीरे धीरे जो है उन क्रॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया कि ये पर्टिकुलरली किस जगह पे उगते हैं और किस सीजन में उगते हैं, किस सीजन में पकते हैं, इसके बारे में वो लोग इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दिए। तो यहीं से जो है फार्मिंग का कल्चर स्टार्ट हुआ। अभी आगे देखते हैं, इसमें कंटिन्यूएशन है ये। This may have led them to think about growing plants on their own. In this way, people became farmers. तो अब चूंकि उनको सीजन के बारे में भी पता चल गया था कि क्रॉप किस सीजन में उगता है, किस सीजन में जो है फसल पकता है, और साथ साथ में उनको ये भी पता चल गया कि कहाँ कौन सा फसल उगता है। तो इस तरह से अब इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों नहीं हम लोग खुद ही इस क्रॉप को ग्रो करें, क्यों ना हम खुद ही एग्रीकल्चर करें, क्यों ना हम खुद ही फार्मिंग करें। ठीक है, तो इसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन है। सेकंड है, पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो बेसिकली क्या है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा कि देखिए अभी यहाँ पे आते आते लोगों ने जो है फार्मिंग वगैरह थोड़ा बहुत सीख लिया था। अब चूंकि फार्मिंग जब लोगों ने सीख लिया था तो वो लोग एक ग्रुप में इकट्ठा होकर रहने लगे होंगे। मीन्स जैसे छोटे छोटे जो बस्ती और कबीले टाइप का जो आप लोग देखते हैं, जिसको मतलब इट वॉज नियर टू द विलेज कल्चर। एग्जैक्टली बोल नहीं सकते कि विलेज था, बट इट वॉज नियर टू दी विलेज कल्चर। तो वहाँ पे वो लोग इकट्ठा होकर रहना शुरू कर गए। जहाँ पे वो लोग इकट्ठा होकर रहना शुरू कर गए, उस बस्ती के अगल बगल, उस एरिया के अगल बगल जो ऐसे जानवर थे, ठीक है, जो ऐसे घूमते रहते थे, उनको पहले ये लोग जो खाना खाने के बाद जो छूट जाता था उसको दे के वो लोग अट्रैक्ट करते थे। फिर धीरे धीरे जब वो अट्रैक्ट होने लगे तो फिर उनको ही इन लोगों ने डोमेस्टिकेट कर दिया, मतलब उनको ही इन लोगों ने पाल लिया। और पहला एनिमल जो इन्होंने डोमेस्टिकेट किया था वो बेसिकली था वाइल्ड डॉग। वाइल्ड डॉग का मतलब होता है जंगली कुत्ता। तो उसको जो है इसमें इन लोगों ने पालन। तो इस स्लाइड के ऊपर दो ही इंफॉर्मेशन आपको जानना है। पहला तो चूंकि वो लोग क्रॉप के सीजन के बारे में जान गए थे और किस जगह पे क्रॉप उगता है उसके बारे में जान गए थे, इसलिए इन लोगों ने फार्मिंग के लिए अपने फार्मिंग के बारे में सोचा। जब फार्मिंग इन लोगों ने स्टार्ट किया तो एक ग्रुप में रहने लगे, एक विलेज वगैरह में, गांव वगैरह में रहने लगे। फिर अगल बगल जो एनिमल्स वगैरह थे उनमें से कुछ एनिमल्स को इन लोगों ने जो है सेलेक्ट किया और उसको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। इनमें जो पहला एनिमल जिसको डोमेस्टिकेट किया था इन लोगों ने वो बेसिकली वाइल्ड डॉग था। तो बस इसके ऊपर आपको इतना ही इंफॉर्मेशन जानना। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near and campus where they lived. These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass. बाद में क्या हुआ
कि डोमेस्टिकेशन के लिए इन लोगों ने उन एनिमल्स को एनकरेज करना शुरू किया जो थोड़े जेंटल नेचर के हुआ करते थे, जो एग्रेसिव नहीं होते थे, जो अटैक नहीं करते थे। जैसे पहले देखो, इन्होंने वाइल्ड डॉग का तो इन्होंने पाला ही पाला, वाइल्ड डॉग के बाद इन्होंने शिप को, गोट को, या जो कैटल होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह होती हैं, कैटल्स वगैरह को किया, पिग वगैरह को लिया। तो इस तरह के एनिमल को जो है इन लोगों ने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, जो जेंटल नेचर के थे, जिनको हैंडल करना आसान हुआ करता था। ठीक है, तो ये तो पहला इंफॉर्मेशन हो गया इसके ऊपर। सेकंड इंफॉर्मेशन है, ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक बाय द अदर वाइल्ड एनिमल्स, दिस इज हाउ दे बिकेम द हर्डर्स। जो एनिमल ये लोग पालते थे, ठीक है, जिन एनिमल्स को ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे, उनको किसी वाइल्ड एनिमल के अटैक से भी बचाते थे। तो इस तरह से क्या बन गए, पशुपालक बन गए। तो देखिए, इस पूरे टॉपिक के अंदर दो इन्फॉर्मेशन जानने वाला है। पहला कि ये लोग पहले वाइल्ड सीड को कलेक्ट किए, वाइल्ड सीड को कलेक्ट करने के बाद इन्हें क्रॉप के पैटर्न का पता चल गया कि किस सीजन में क्रॉप होता है और किस जगह पे क्रॉप उगता है। तो फिर इन लोगों ने फार्मिंग शुरू कर दी, तो ये फार्मर बन गए। इसी तरह से इन लोगों ने कुछ जानवरों को, कुछ एनिमल्स को सेलेक्ट किया जो जेंटल नेचर के थे, जो इनके बस्तियों या घरों के अगल बगल रहते थे, उनको इन लोगों ने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, उसको वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। और इस तरह से ये लोग क्या बन गए, हर्डर्स बन गए, या आप बोल सकते हैं कि इस तरह से ये लोग पशुपालक बन गए। हर्डर्स मतलब पशुपालक। क्लियर है ये पॉइंट? बस आप इसको कहानी की तरह सुनते रहिए, इसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे स्टोरी की तरह बताते जा रहा हूँ, आप स्टोरी की तरह सुनते जाइए। एक बार स्लाइड को देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिकेशन, बसने की प्रक्रिया। मैं स्लाइड ब्लैंक कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए आप लोग देख लीजिए। देखिए, डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। थोड़ा सा इस टेक्निकल है, इसको समझिए कि डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया में दो क्राइटेरिया होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि पीपल शुड ग्रो दी प्लांट। पहला चीज तो ये होना चाहिए कि वो लोग क्या करें, मतलब फसल उगाएं या पेड़ पौधे उगाएं, मीन्स फसल उगाएं, यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और दूसरा ये बोलते हैं कि ये लुक आफ्टर एनिमल, मीन्स डोमेस्टिकेट करें, मतलब जानवरों को पाले। तो बसने की प्रक्रिया में दो क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। पहला, दे शुड डू द एग्रीकल्चर, एंड सेकेंड, दे शुड डोमेस्टिकेट द एनिमल्स। पहला, इनको कृषि करना है, और दूसरा पशुपालन करना है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तब हम मानते हैं कि डोमेस्टिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, बसने की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो गई। क्योंकि सिंपल सी बात समझिए, अगर आप सिर्फ क्रॉपिंग करते तो क्रॉपिंग करेंगे कैसे? आपको खेत भी तो जोतना है, आपको हल भी तो चलाना है। अब उस समय तो ट्रैक्टर हुआ नहीं करता था, तो डेफिनेटली जो है हल वगैरह से ही काम होता था। तो आपको एनिमल्स रखने ही रखने होंगे, कैटल्स के बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो ये दो जो है प्रोसेस, इसके क्राइटेरिया है, एक तरह से समझ लीजिए डोमेस्टिकेशन के लिए। सेकेंड है, वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंटेड बाय द पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड द एनिमल्स फॉर द डोमेस्टिकेशन। सिंपल सा बात है, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। चूंकि जब लोगों ने एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू किया, तो इन लोगों ने सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया। मींस इन्होंने पहले स्टार्टिंग में तो कई तरह के जो है फसल उगाया होगा, लेकिन उसमें से देखा होगा कि मतलब जैसे मान लीजिए इन्होंने 10 तरह के फसल उगाए, उनमें इन्होंने देखा कि 4 या 5 तरह के फसल तो बेकार है, इनका तो कोई काम नहीं है। तो वो सेलेक्ट करना शुरू कर दिए कि हाँ, ये पर्टिकुलर क्रॉप है जो हमारे काम का है। इसी तरह से जब इन लोगों ने डोमेस्टिकेशन का काम शुरू किया होगा, तो रैंडमली इन लोगों ने कई जानवरों को पाला होगा, बट बाद में इन्होंने उसको सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया और उसमें से सिर्फ उन जानवरों को सेलेक्ट किया जो डोमेस्टिकेशन के लिए सुटेबल हुआ करते थे।
तो सिलेक्शन शुरू कर दिया इन लोगों ने, और जो वाइल्ड नेचर के क्रॉप्स या एनिमल्स थे उसको बाहर करना शुरू कर दिया, उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इस डोमेस्टिकेशन प्रोसेस से क्या हुआ कि जो क्रॉप्स थे और जो एनिमल्स थे उनमें जो है चेंजेज आए, ट्रांसफॉर्मेशन आया। किस तरह का आया तो मैं अभी आपको आगे वाली स्लाइड में दिखाता हूं। ठीक है, अब आगे वाले में बढ़ते हैं, वहां पे मैं आपको दिखाता हूं ये चीज। फॉर एग्जाम्पल, दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नॉट prone टू डिजीज। They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. हिंदी में समझिए इजीली, इन लोगों ने इस तरह के प्लांट्स को सेलेक्ट किया जिसमें डिजीज लगने के चांसेस कम थे। ठीक है, और दूसरी चीज ये थी कि इस तरह के प्लांट्स को इन लोगों ने सेलेक्ट किया जिसका ग्रेन साइज बड़ा हो, लार्ज ग्रेन साइज हो, और साथ में जो प्लांट की जो टहनी होती है जिसके ऊपर प्लांट का वेट रहता है, वो इस तरह के प्लांट को चुना कि वो प्लांट जो है, वो जो टहनी है उस क्रॉप्स के वेट को बियर कर पाए। तो ये तीन चीज का ये लोग ध्यान रखते थे। पहला कि डिजीज कम लगना चाहिए प्लांट में, दूसरा लार्ज साइज ग्रेन होना चाहिए, और तीसरा जो प्लांट का जो बेस होता है जिसको आप तना या डंठल बोलते हैं वो स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो क्रॉप का जो वेट होता है उसको बियर कर पाए। बस ये तीन इंफॉर्मेशन जो है आपके इस स्लाइड के ऊपर है। नेक्स्ट है, सीड्स फ्रॉम द सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड शोन टू एंश्योर दैट न्यू प्लांट्स एंड सीड्स will have the same qualities. Among animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. ये मैं आपको पहले ही बताया हूँ। देखिए, जो भी क्रॉप्स वगैरह थे उनके जो सीड्स थे, जो अनाज के जो बीज होते हैं, उनको ये लोग प्रिजर्व करते थे। आज भी होता है, हमारे यहाँ धान वगैरह की बुआई होती है तो आप लोग देखते होंगे कि धान का बीज हम लोग खरीद के लाते हैं और फिर उसको हम सोन करते हैं और अगला जो है नेक्स्ट साइकिल का क्रॉप जो है हम लोग ग्रो करते हैं। ऐसे ही ये लोग भी सीड को प्रिजर्व करते थे ताकि अगले साइकिल के क्रॉप को ग्रो कर सके, उसको उगा सके। और एनिमल के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये लोग उन्हीं एनिमल्स को ब्रीड करते थे या उन्हीं एनिमल्स को जो है फर्दर कंटिन्यू करते थे पालने के लिए जो जेंटल नेचर के हुआ करते थे। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, बस एक बार आपको देखना है, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। फॉर एग्जांपल, द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ ग्रेजुअली कि जो क्रॉप्स या जो एनिमल्स जिनको इन लोगों ने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, जिसको इन लोगों ने क्या किया, पालना शुरू किया, या वे क्रॉप्स जिनको इन लोगों ने उगाना शुरू किया, उनका शेप, साइज या नेचर चेंज होने लगा। ऑब्वियसली चेंज होने लगा, और ऑब्वियसली चेंज होता है। आप दूसरा छोड़िए, आप घर में एग्जांपल देखिए, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं और जो डोमेस्टिकेटेड होते हैं, जो पेट एनिमल होते हैं हमारे यहाँ, उनके नेचर में आप देखेंगे काफ़ी फ़र्क मिलेगा आपको, उनके शेप में, उनके साइज में, उनके नेचर में। ऐसे यहाँ पे हुआ, जो सीड इन लोगों ने ग्रो करना शुरू किया उसके भी नेचर में चेंज आया, उसका जो है जो क्रॉप जो इन लोगों ने जो क्रॉपिंग किया उन फसलों में, उन पौधों में चेंजेज आना शुरू किए, और साथ साथ जिन एनिमल्स को इन लोगों ने डोमेस्टिकेट किया उनके अंदर भी चेंजेज आए। वो एनिमल्स बहुत ज़्यादा जेंटल होने लगे, लॉयल होने लगे, और साथ में उनके जो टीथ वगैरह होते थे उनके साइज जो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह होते हैं उनसे छोटे होने लगे। तो ये इंफॉर्मेशन इसके ऊपर दिया हुआ। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, आई गेस कि ये लास्ट टॉपिक है स्लाइड। एक और है इसमें। Domestication was gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. तो देखिए, जो डोमेस्टिकेशन प्रोसेस है ये 10,000 BC के बाद ही शुरू हुआ था। 12,000 ईयर्स एगो मतलब 10,000 BC के बाद ही शुरू हुआ था। और दूसरा इंफॉर्मेशन इसके ऊपर ये दिया हुआ है कि
virtually all the plants and animals produced that we use as a food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. ये चीज याद करने वाली है. The earliest domesticated animals include the sheep, goats besides the dogs. तो इसमें आपको जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज यही जानने वाला है कि देखिए आज जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं या जो एनिमल्स वगैरह आप देखते हैं, ये बेसिकली एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो उस टाइम से ही होता आ रहा है. धीरे धीरे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है और आज हम प्रेजेंट में जो देख रहे हैं वो बेसिकली वो प्रोसेस है जो आज से 12,000 साल पहले शुरू हुआ, मतलब 10,000 BC से शुरू. दूसरा इंफॉर्मेशन इसमें ये देता है कि जो अर्लीस्ट जो क्रॉप था, जो सबसे पहले जो फसल उगाया गया, उसमें सबसे पहला नाम आता है बार्ली का, मतलब जौ, और दूसरा आता है वीट का. वीट मतलब गेहूं. ये आप जरूर याद रखिएगा, ये स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम में कई बार रैंडमली पूछ चुका है कि अर्लीस्ट क्रॉप कौन सा है. तो अर्लीस्ट क्रॉप मतलब बार्ली, जौ एंड वीट, गेहूं. ठीक है, सबसे पुराना जौ है वैसे. ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा. बाकी ये मैंने आपको बताया ही है कि शिप, गोट, मतलब डॉग के साथ जो है शिप, गोट या कैटल, गाय भैंस वगैरह भी इन लोगों ने पालना शुरू कर दिया. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री. तो क्लास 6 हिस्ट्री के एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर का पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया. अब पार्ट सी में स्टार्ट करूंगा. ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इन्फॉर्मेशन जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है, बट चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे. पार्ट सी में जो है कंप्लीट कराऊंगा मैं इसको आप लोगों को. अब दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है आप लोगों को देना है कि जैसे ही ये सेकेंड चैप्टर खत्म होगा क्लास 6 का, तो क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर दोनों का जो क्वेश्चन है, मतलब उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा. पहला चीज़ ये. दूसरा चीज़ ये है कि आईएएस और पीसीएस दोनों के जो प्रीलिम्स एग्जाम है उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. मोस्ट प्रोबेबली 4-5 दिन में वो स्टार्ट कर देंगे हम लोग. तो उस सेशन को भी आप लोग अटेंड कीजिएगा. प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होगा वो आपको बहुत हेल्प करेगा. तो हम लोग यहीं पे आप लोगों को डिस्कस करेंगे. 2019 से स्टार्ट करेंगे, रिवर्स में जाएंगे. आईएएस वालों का भी कराऊंगा मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और पीसीएस वालों का भी कराएंगे हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन. उसमें पूरी टीम मेरी इन्वॉल्व रहेगी, जिसमें हम लोग आप लोगों को कराएंगे. ठीक है, एथिक्स का लेक्चर भी आप लोगों का अपलोड हो गया है, आप लोग उसको देखिए. अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस जो है वो मंडे को देंगे हम लोग. तब तक के लिए आप लोग जो है स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस टाइम. थैंक यू.